राधे राधे। आज का हमारा वीडियो है क्लास टेंथ का है एसएसटी। टेंथ का एसएसटी है। तो एसएसटी में क्या होता है, कई सारा विषय हो जाता है। तो हम जो पढ़ाएंगे आज वो है इतिहास की दुनिया। इतिहास का दुनिया है, उसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्लास टेंथ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ जो है ना क्वेश्चन आंसर जो है बस उसी पर चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ उसका जो है ना वो क्वेश्चन आंसर जितना भी है इसका उसको हम बताने वाले हैं। ये सोशल साइंस है, इसकी हम चर्चा करते हैं जल्दी जल्दी। देखिए पहला सवाल है हमारा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इटली और जर्मनी जो है ना, इसका सी आंसर सही है, माने ग आंसर सही है, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका जो आंसर सी सही है, यानी ख आंसर ग आंसर सही है, बुर्ब वंश के द्वारा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मैजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मैजनी का जो संबंध है वो ख आंसर सही है, कार्बोनरी से है। आगे देखते हैं। अगला है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन देश था। तो इटली और जर्मनी के जो विरोध में था ना वो ऑस्ट्रिया था। ग आंसर सही है। आगे देखते हैं। आगे है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था। तो उसको जो इसका ग आंसर सही है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। छठा देखते हैं। कहा गया है गेरीबाल्डी पेशे से क्या था। गेरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गेरीबाल्डी जो है एक किसान था। आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका ख आंसर सही है, नेपोलियन बोनापार्ट। आठवां देखते हैं। आठवां है जालबेरिन एक संस्था थी। तो इसका ख आंसर सही है, व्यापारियों की एक संस्था थी। आगे देखते हैं। आगे है नौवां क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो नौवां का ग आंसर सही है, बिस्मार्क ने। आगे देखते हैं। आगे है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका घ आंसर सही है, 1871 ईस्वी में। क्योंकि हम एसएसटी के टीचर नहीं हैं, हम मैथ के टीचर हैं, फिर भी क्वेश्चन आंसर तो करा ही सकते हैं, कुछ न कुछ तो समझा ही देंगे। क्योंकि इसमें ज्यादा नहीं 12-13 नंबर पूछा जाता है, ज्यादा पूछा है क्योंकि इसमें 4 विषय मिला करके 100 नंबर पूछा जाता है, वो भी 80 नंबर। तो 12 से 13 नंबर ही इसमें आता है इतिहास से। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो 11 का जो है ख आंसर सही है, यूनान का। 12 नंबर सवाल है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो इसका जो है ख आंसर सही है, यूनान के साथ हुई थी। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरे। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है डॉट दिया हुआ है कि युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। कह रहा है कि कौन सा युद्ध में जो एक महाशक्ति को खत्म होने के बाद दूसरा महाशक्ति का जन्म हुआ था। तो यहाँ होगा सेडोन। सेडोन का जो युद्ध हुआ था,
सेडान का युद्ध, उसमें क्या हुआ था, जर्मनी का उदय हुआ था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संडवा का युद्ध डॉट 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 और डॉट डॉट के बीच हुआ था, मैंने संडवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये जो हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। अगला है तीसरा क्वेश्चन है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डॉट 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 युग का भी अंत कर दिया। जब 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो उसमें किसका अंत हुआ था, वो पुरातन का अंत हुआ था, पुरातन युग का जो है ना अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन है वेटिकन सिटी के राजमहल जहां, यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए था, रहते थे जो इटली के डॉट डॉट बचा रहा, तो यहाँ पर होगा वेटिकन सिटी के राजमहल जहां, यहाँ पर होगा पोप रहते थे, यहाँ होगा पोप रहते थे जो इटली के प्रभाव से बचा रहा, यहाँ होगा प्रभाव से बचा रहा। अगला क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डॉट डॉट को वहां का राजा घोषित किया गया, तो यहाँ होगा किसका, ऑटो को, यहाँ होगा ऑटो, बवेरिया के शासक ऑटो को वहां का राजा घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है, बुडापेस्ट। आगे देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन उसमें कह रहा है जो निम्नलिखित समूहों का मिलान करे, माने समूह अ को ब से मिलान करना है। इसमें है मैजनी, तो मैजनी जो था कहाँ का था, वो मैजनी इटली से था। दूसरा है हीगल, हीगल कहाँ का था, तो हीगल जो है एक दार्शनिक था, तो कोई आंसर सही है। अगला है बिस्मार्क, बिस्मार्क जो ना एक जर्मन चांसलर था, और उसके बाद है विक्टर इमेनुअल, तो वो जो थे ना एक राजनीतिज्ञ थे। आगे देखते हैं तीसरा का जो दूसरा है उसमें भी मिलान करना है, तो इसका भी है जो समूह अ को ब से मिलान करना है। तो वियना जो सम्मेलन हुआ था वो 1814 से 15 तक हुआ था, और मेटरनिक युग जो है वो 1848 को कहते हैं मेटरनिक का युग। और इटली का जो एकीकरण है वो 1871 में हुआ था, और सेंडवा का युद्ध जो है ना 1870 ईस्वी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन भी है अ को ब से मिलान करना है, कहता है कोसुथ, कोसुथ जो है एक हंगरी राष्ट्रवादी नेता है, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। एड्रियानोपल की संधि वो जो है 1829 ईस्वी में हुआ है। यूनान की जो संधि है वो 1832 ईस्वी में, और पोलैंड में जो आंदोलन है वो 1863 ईस्वी में हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है, जो सबसे शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो उसका पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है, तो उसका उत्तर होगा राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भाग बनती है। राष्ट्रवाद का मतलब समझिए देश प्रेम। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे उसका कोई भी संस्कृति हो, सब लोग जो है ना अपने देश से प्यार करते हैं। तो राष्ट्रवाद जो है ना एक भावना होता है जो हमें समाज में एक बन के रहना सिखाता है, हमें आपस में प्रेम करना सिखाता है। तो राष्ट्रवाद जो है ना एक तरीका की एक भावना है जो हम लोगों को एक होकर के रहना सिखाता है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है मैजनी कौन था, इसका आंसर होगा मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उनमें आदर्श गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। इटली के एकीकरण में मैजनी का महत्वपूर्ण योगदान था। जब इटली का एकीकरण हुआ तो उसमें जो है ना मैजनी का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें 2 नंबर में पूछा गया है कि मैजनी कौन था, तो मैजनी एक साहित्यकार था और जो गणतांत्रिक विचार, जो अपने देश के प्रति सोचता है, जो देश से प्रेम रखता है, वैसे वैसे जो विचार करने वाले लोग थे उसको वो समर्थन करते थे, और साथ ही एक जो योग्य सेनापति था। तीसरा क्वेश्चन है
जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसका आंसर है जर्मनी पूरी तरह से खंडित राज्य था। जर्मनी खंडित राज्य था जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। वहां प्रशा शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। देखिए, कहता है कि जर्मनी का जो एकीकरण करना चाहता था तो क्यों नहीं हो रहा था? उसका मेन कारण था कि वहां बहुत छोटे छोटे राज्य था जो टूटा हुआ था, सब अलग अलग, बहुत वो जो जर्मनी था कई टुकड़ों में बटा हुआ था। छोटे बड़े जो है ना वहां पे 300 राज्य थे और सब राज्य में अलग अलग जाति, अलग अलग माने धार्मिक जो है ना और राजनीतिक, किसी में कोई चूर नहीं था। सब में अपना अपना अलग अलग धर्म सब राज्य में मानता था, राजनीतिक सबके अलग अलग राजनीति करता था सब, तो सब में सामाजिक विषमता था। तो वहां प्रशा जो है ना एक शक्तिशाली राज्य था और अपना प्रभाव जो है ना वो जमाता था सब पर। और यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है जर्मनी का राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, क्योंकि वहां इतना तो बांटा गया था कि किसी में देश प्रेम ही नहीं था, किसी में ये ही नहीं था कि हमारा देश एक हो, ऐसा एक मत नहीं था। तो उसमें जो है राष्ट्रवाद की भावना का जो है ना उसमें कमी था, उसको जागरूक नहीं था वो लोग राष्ट्रवाद के प्रति। अगला क्वेश्चन है चौथा, मेटरनिक युग क्या है? आंसर पहले देख लेते हैं। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुई। इसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को कायम करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों के अस्त व्यस्त कर दिया था। 1815 ईस्वी में एकत्रित वियना कांग्रेस का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। 1815 से लेकर 1848 तक के काल को यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। 1815 से 1848 तक का जो समय था उसी को हम मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही प्रतिक्रियावादी था। वो लोग ये चाहता था कि जो व्यवस्था पहले से ही पूंजीपति वाला व्यवस्था पहले से जो चला रहा है वही आए, लेकिन जो नए जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो चाहता था कि एक उदारीकरण आए और उसमें माने राष्ट्र का एकीकरण हो और नया देश जो है ना एक संविधान के अनुसार चले। लेकिन ये जो है ना ऐसा चाहता नहीं था, तो ये एक घोर प्रतिक्रियावादी था। तो इसका जो शासनकाल रहा 1815 से 1848 तक, तो इसी समय को हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ना थोड़ा उससे बड़ा हो जाता है, अति लघु से लघु उत्तरीय बड़ा होता है। पहला क्वेश्चन है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? इसका आंसर है लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, किंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वार्मिक मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन में कोई अभिरुचि नहीं थी, और जो अल्पमत में भी था उसके पास कोई भी सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिससे कारण 1848 की क्रांति हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा विरोधी था। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक
पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। ऑस्ट्रिया को पराजित किए बिना इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। अतएव काबूल ने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ मिलकर क्रीमिया युद्ध में भाग लिया और फ्रांस का राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया। 1860 से 1861 में काबूल में सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला लिया। 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण जर्मनी, काबूल और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलन में शिक्षण संस्थानों, बुद्धिजीवियों, किसानों, कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान था। यद्यपि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानूनी चार्ल्सवाद के आदेश को जारी किया, परंतु जर्मनी में राष्ट्रीयता की प्रबल धारा प्रवाहित हो रही थी, जिसने एकीकरण के काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के खिलाफ सेडेवा में युद्ध की घोषणा कर दी और उसमें वह बुरी तरह पराजित हुआ। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्र से प्रभाव समाप्त हो गया और प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ, जिसमें बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हम इतिहास के टीचर नहीं हैं, इसलिए इसको समझाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जब चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे तभी बेहतर तरीका से समझा पाएंगे। तो फिलहाल इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वैसे आप साथ साथ लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम सिर्फ पढ़ के क्वेश्चन आंसर को हम आपको बता देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? इसका आंसर है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के अतिक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देश का भक्तिपूर्ण विपक्ष विक्षोभ भी जगा। इस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलने में नेपोलियन बोनापार्ट की अहम भूमिका थी। इसको क्लियर कर देते हैं, यहां से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इसका आंसर है, गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की शस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर अतिक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्ग वंश के निरंकुश शासक से तंग होकर गैरिबाल्डी की समर्थक बन गया। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसर हुआ। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। देख लीजिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, विलियम, यहाँ पर इसका मतलब हुआ प्रथम। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। वो कैसे? इसका आंसर है, विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था।
उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति की हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचना में भी काफी सुधार हुए, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि सैन्य उपाय से ही जर्मनी एकीकरण संभव है, अतः उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया। अंततः प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, जिसमें विलियम का महत्वपूर्ण योगदान था। अगर बिस्मार्क को विलियम प्रथम का समर्थन नहीं मिला तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। क्लियर कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। लंबा क्वेश्चन है, अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मैजनी, काबूल और गेरिबाल्डी के योगदान को बताइए। इसमें जो इटली का जब एकीकरण हुआ तो मेजनी का क्या योगदान था, काबूल का क्या योगदान था और गेरिबाल्डी का क्या योगदान था, आपको तीनों को बताना है। तो ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका आंसर है कि इटली के जो एकीकरण में ना तीनों का योगदान है, निम्नलिखित है, और यहाँ से यहाँ तक जो जितना भी है वो मेजनी के बारे में लिखा गया। यहाँ पे एक ही बार मेजनी होना चाहिए था, तो ये मेजनी का योगदान है। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर आगे आप देखेंगे, यहाँ से इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो है ना दूसरा काउंट काबूल जो है उसके योगदान के बारे में यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गेरिबाल्डी के बारे में दिया, गेरिबाल्डी के बारे में तो यहाँ से यहाँ तक है। तो तीनों का योगदान जो है ना अलग अलग दिया गया है, आपको लिख देना है। तो आपका जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर वाला। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है। तो आपको ये बताना है कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो उसमें बिस्मार्क का क्या भूमिका रहा, उसके बारे में जितना पता आपको सारा लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, आप देख लीजिए। आगे देखते हैं कि कहाँ है आंसर। ये दूसरा पार्ट, यहाँ तक इसका टोटल आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव का वर्णन करें। इसका आंसर है, तो यहाँ से यहाँ तक आंसर है। उसके बाद आगे हम बताते हैं कि आगे कहाँ तक आंसर है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आंसर है पूरा। तो वो वाला और ये दोनों इसका आंसर है। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दे। जुलाई 1830 में जो क्रांति हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। तो उसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। क्लियर कर देते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। तो इसका आंसर जो होगा, यूनान का अपना गौरवमय इतिहास रहा है, जिसके कारण उसे पश्चात इतिहास का स्रोत माना जाता था। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। क्लियर कर देते हैं। यहां से यहां तक आंसर है। आगे देखते हैं। और यहां से यहां तक लास्ट है। यहां से यहां तक आंसर है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए, वैसे हम हिस्ट्री के टीचर नहीं है, हम एसएसटी नहीं जानते हैं उतना।